और सुर्खियों के बाद सीधे सीएम हाउस आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश में, जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सबसे पहले और एक बड़ा आयोजन आज दरअसल यहां पर होना है। ये नहीं होगा। पहले देखो, मैंने घर पर बुलाया कोल समाज को, तो मैं प्रणाम करता हूं सबको और मैं ही स्वागत करूंगा। कोल समाज के सबसे बुजुर्ग कौन है, उनको बिठाओ यहां, अभी यहां पे जो है, और उनका मैं स्वागत करूंगा। मेरे घर में मैं ही कहूं कि मेरा स्वागत करो, वो थोड़ी जमेगा कोई। इनको बुलाओ। अरे मुख्यमंत्री के घर आए तो मुख्यमंत्री स्वागत करेगा, मैं काय को स्वागत करवाऊंगा। बोलो बिरसा भगवान की, सबरी मैया की, कोल समाज की। माननीय मुख्यमंत्री जी सभी आत्मीय जनों का मंच पर बारी बारी से स्वागत कर रहे हैं। आइए जोरदार तालियों से हम और आप भी स्वागत में शामिल हों। ये आत्मीयता के पल, ये आत्मीयता के क्षण अविस्मरणीय हो रहे हैं। खुद अपने घर पर आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी हम कोल समाज के स्वजनों को बुलाकर उनका स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। अपने हाथ से पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। बहुत ही अविस्मरणीय क्षण है। मुख्यमंत्री निवास पर हमारे समाज के लोगों का स्वागत हो रहा है, अभिनंदन हो रहा है, शुभेच्छाएं प्रेषित हो रही हैं। सभी को ससम्मान मंच पर आसन ग्रहण करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी निवेदन कर रहे हैं कि आप आएं और साथ में आसन ग्रहण करें। माननीय रामलाल रौतेल जी का भी स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। अब माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत रीवा श्रीमती नीता कोल जी का स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत सतना श्री राम खेलावन कोल जी और माननीय विधायक महोदय व्यवहारी श्री शरद कोल जी का स्वागत। माननीय श्री दिनेश अंगरिया जी अध्यक्ष भारिया विकास प्राधिकरण, सभी का बारी बारी से स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने निवास पर किया है। बहुत ही आत्मीयता के क्षण है। हमारे लोक कलाकार जो यहाँ पधारे हैं कोल समाज के, उनका भी स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। जोरदार तालियों से आइए अभिनंदन करिए। जोरदार तालियों से इस स्वागत और अभिनंदन में हम अपनी भावनाओं को समाहित करें। जोरदार तालियां, जोरदार अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद बहनों भाइयों। अब माननीय मुख्यमंत्री जी तथा सभी सम्माननीय माननीय मेहमान हमारे मंच पर आसन ग्रहण कर रहे हैं और मंच पर आसन ग्रहण करने के बाद अब स्वागत उद्बोधन के लिए आदर के साथ आमंत्रित हैं माननीय विधायक व्यवहारी श्री शरद कोल जी। स्वागत उद्बोधन से पहले एक आत्मीय भेंट माननीय मुख्यमंत्री जी को जबलपुर से पधारे हमारे समाज के आदिवासी समाज सेवा संघ जबलपुर से पधारे श्री मंगेश गोटिया जी ने उनका एक चित्र हाथ से बनाया है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करने जा रहे हैं श्री मंगेश गोटिया जी। और साथ में समाज की ओर से ही पारंपरिक पगड़ी पहनाकर और तीर कमान भेंट करके अभिनंदन करेंगे माननीय श्री रामलाल रौतेल जी, माननीय श्री शरद कोल जी, माननीय श्रीमती नीता कोल जी और श्री राम खेलावन कोल जी। ये अपने हाथों से बनाई हुई माननीय मुख्यमंत्री जी की पेंटिंग है जो मध्य प्रदेश कोल आदिवासी समाज सेवा संघ जबलपुर से पधारे आदरणीय श्री मंगेश गोटिया जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट की है। और अब पारंपरिक हमारे जो निशान हैं उसमें पारंपरिक पगड़ी और तीर कमान के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का उनके घर पर अभिनंदन। इस अभिनंदन के बाद स्वागत उद्बोधन माननीय विधायक व्यवहारी श्री शरद कोल जी द्वारा। धन्यवाद आदरणीय संचालक महोदय। भोपाल के इस पावन नगरी में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आवास पर आयोजित यह कोल जनजाति सम्मेलन के इस कार्यक्रम में आज पूरे मध्य प्रदेश के हमारे कोल जनजाति समाज के लोगों को यहां पर आमंत्रित करके उनको सम्मान देने के जिन्होंने काम किया है, ऐसे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और कोल समाज को एक नई पहचान देने का जिन्होंने प्रयास किया है, ऐसे हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री तो लगातार इस कोल जाति सम्मेलन, जनजाति सम्मेलन इस पे नजर बनी हुई है। और इस वक्त रायगढ़ का रुख कर रहे हैं। रायगढ़ से बड़ी खबर, सिटी बस हादसे का शिकार हो गई है। 2 लोगों की मौत और 12 से ज्यादा इसमें जख्मी हुए हैं।
रायगढ़ के चार भाटा मोड़ के पास ये बस पलट गई। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में घायलों को भर्ती करवा दिया गया, उपचार शुरू कर दिया गया। सिटी बस हादसे का शिकार। रायगढ़ का ये पूरा मामला, चार भाटा मोड़ के पास ये बस अचानक से पलट गई। वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। 12 से ज्यादा लोग घायल हैं, जबकि 2 लोगों की जान चली गई। तो तस्वीरें भी एक तरफ आप देख रहे हैं, रायगढ़ की ये तस्वीरें। 12 से ज्यादा लोग इस हादसे में जख्मी हुए हैं। सिटी बस हादसे का शिकार हुई है, 2 लोगों की जान चली गई, 12 से ज्यादा लोग इसमें घायल हैं। चार भाटा मोड़ के पास ये बस पलटी है, अचानक से बस बेकाबू हुई और पलटती चली गई। जो घायल हुए हैं, गंभीर रूप से जो जख्मी है, मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उन्हें भर्ती करवा दिया गया है। वजह अभी बहुत ज्यादा साफ नहीं हो पाई है, हालांकि मोड़ एक शुरुआती वजह के तौर पर सामने आ रहा है। चार भाटा मोड़ के पास ये बस अचानक से पलट गई, 2 लोगों की जान चली गई, जबकि तकरीबन 12 लोग इसमें जख्मी हैं, जिन्हें मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये लड़का है क्या? रायगढ़ से ये खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। सिटी बस हादसे का शिकार हुई है, 2 लोगों की मौत हो गई है। हरपाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरपाल, पूरी जानकारी विस्तार से, वजह प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया क्या नजर आती है? हरपाल जी, पूरा मामला जो है रायगढ़ के लैलूंगा थाना क्षेत्र का है। बता दें, जब लैलूंगा से जो है सुबह यात्री बस निकली थी, ये सिटी बस है। सिटी बस में यात्री भरकर रायगढ़ आ रहे थे, तभी ये गढ़घोड़ा के पास जो है यह हादसा हुआ है। बता दें, ये लैलूंगा के चार भाटा मोड़ के पास जब हादसा हुआ, तब लोगों में चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों के द्वारा जो है पुलिस को सूचना दी गई और मौके पर जो घायल हुए थे उन्हें आनंद फानंद में गढ़घोड़ा अस्पताल और रायगढ़ के मेडिकल अस्पताल भेजा गया है, जहां पर अभी इलाज जारी है। लेकिन मौके पर दुखद खबर ये रही कि मौके पर 2 लोगों की ही मौत हो गई। फिलहाल कुछ गंभीर रूप से घायल है, जिनके इलाज अभी अस्पताल में जारी है और मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची हुई है, रायगढ़ पुलिस की टीम पहुंची हुई है और रेस्क्यू किया जा रहा है। और जो भी जिसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं उनके बेहतर इलाज का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही जो मौत हुई है उसके लोगों को जो है पोस्टमार्टम के लिए में अस्पताल भेज दिया गया है। और अब तक इसमें बात जो सामने आ रही है उसमें यही कहा जा रहा है कि जो वाहन है, जो बस है, वो अनियंत्रित होकर के मोड़ में पलटी है, क्योंकि जो चालक है वो नियंत्रण खो चुका था, जिससे ये बड़ा हादसा हुआ है। फिलहाल अभी तक जो है इसमें चालक की गिरफ्तारी या किसी भी तरह का मामला दर्ज नहीं हुआ है, पुलिस जांच कर रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हरपाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी हरपाल विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अगली बड़ी खबर ग्वालियर से है, जहां युवती ने एक वकील पर रेप का आरोप लगाया और जहर खाकर ये देर रात थाने पहुंच गई। युवती का यह कहना है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस पर भी इसने आरोप लगाए हैं। इंदरगंज पुलिस ने तत्काल इस युवती को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाज के बाद फिलहाल युवती की हालत स्थिर है। पुलिस इस मामले की पड़ताल में जुटी है। 2 दिन पहले भी ये युवती इस पूरे मामले को लेकर थाने पहुंची थी। इसका यह आरोप है कि इसकी शिकायत सुनी नहीं जा रही। जब इसकी शिकायत नहीं सुनी गई तो ये जहर खाकर थाने पहुंच गई। तत्काल इसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल इसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। एक वकील पर इसने गंभीर आरोप लगाए हैं। वकील पर रेप के आरोप इसने लगाए हैं। के पास की रहने वाली हूँ। क्या कहा रखा था आपको निरंजन? इसने मुझे हर एक महीने में बच्ची होटल बदलता था, हर एक रोड पे लिया, फिर वहाँ झांसी रोड पे मेरे साथ मारपीट की। पुलिस का हर एक लोग इसके साथ मिले हुए हैं के साथ। मुझे मीडिया, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे पूरा इंसाफ चाहिए। और सहयोगी सुशील इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील के पास आपको लिए चलेंगे। सुशील, ये घटनाक्रम भी और पुलिस का क्या कोई जवाब आया कि उस पर जो आरोप लग रहे हैं कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? सुशील, बिल्कुल, देखिए, कल रात करीब 10 बजे के लगभग का ये पूरा वाकया है। यहाँ ग्वालियर में ही रहने वाली एक युवती है जो थाने पहुंची थी और उसने ये कहा था कि उसने जहर खा लिया है। दरअसल ये युवती जो है एक वकील पर आरोप लगा रही थी और युवती का ये कहना था कि उसने इस वकील के चक्कर में अपने पति को भी छोड़ दिया था। बिलौवा इलाके की ये रहने वाली बताई जा रही है। युवती ने बताया कि उसने 3 साल से करीब जो वकील है और उस वकील के साथ वो लिव इन में रह रही थी। वकील ने कई शहर के अलग अलग इलाकों में उसे रखा, उसके साथ उसका शोषण किया, दुष्कर्म किया और उसने लगातार झांसा दिया था।
यही वजह है कि युवती की शिकायत पर जैसे ही उसने ये कहा कि जहर खाकर वो आई है, तो तत्काल आनन फानन में महिला पुलिस के द्वारा उसे जयरोग्य अस्पताल ले जाया गया है, जहां डॉक्टरों ने चेकअप करने के बाद उसे पूरी तरह से सामान्य बताया था। और पुलिस अब इस मामले में जांच कर रही है और जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कह रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि 2 दिन या 3 दिन पहले भी ये युवती थाने पहुंची थी और उसी दौरान वकील भी थाने पहुंच गया था, लेकिन दोनों में समझौता हो गया। इस तरह की बातें भी पुलिस की तरफ से सामने आई है। तो आज पुलिस जो है इसमें विधिवत बयान के बाद अगली कार्रवाई करने की बात कह रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपसी जो प्रेम है उसका मामला था और उसी के बाद जो है स्थितियां बिगड़ी, तो ये बात थाने तक पहुंची। अब आज पुलिस इसमें कार्रवाई करने की बात कह रही है और जो युवती है उसकी हालत बिल्कुल बेहतर है और उसने बताया था कि वो चूहा मार दवा खाकर आई है। तो अब डॉक्टरी परामर्श के बाद उसकी स्थिति बेहतर है और अब पुलिस इस मामले में दोनों एंगल से तस्दीक करेगी, क्योंकि कुछ दिन पहले भी ये लोग थाने पहुंचे थे, तो पुलिस उस एंगल पर भी इसमें जांच कर रही है। और चूंकि युवती ने खुद ने बताया कि उसने अपने पति को छोड़ दिया था, तो सभी एंगलों से पुलिस इसमें जांच करने के बाद कार्रवाई की बात कह रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुशील आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी सुशील विस्तार से जानकारी दे रहे थे। बालाघाट की बात करेंगे। बालाघाट के परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में भादुकोटा में मंगलवार को 2 दिवसीय वनवासी राम कथा का वाचन करने के लिए बागेश्वर धाम के कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचे। कुछ लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की है। रोक लगाने की मांग की गई थी कि जंगल में रामकथा का वाचन करने से वनवासियों के संस्कार खराब हो जाएंगे। हाईकोर्ट ने इस याचिका को रद्द कर दिया। रामकथा से संस्कार खराब नहीं होते बल्कि संस्कार निर्मित होते हैं, ऐसा कहने वालों की ठठरी बन जाए, ये अब बयान आया है। क्योंकि इस कथा के पहले हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर सरकार को यहाँ मत भेजो जंगल में, वरना वनवासी आदिवासी लोग विचलित हो जाएंगे। हमें उल्टा लग रहा कि उनकी अब ठठरी बढ़ गई। क्या उन्हें लग रहा था कि रुक जाएगी, पर सच ये है विरोध करने वाले भी कुछ अंग्रेज ही हैं। लेकिन एक बात बोल रहे, धन्य है बालाघाट के पागलों, तुमने उनको जिस प्रकार तुम्हारे भगवान वीर बिरसा मुंडा जी ने अंग्रेजों को उखाड़ दिया, अब हमें लगता है फिर से जंगल से ही क्रांति उठेगी और भारत में रहने वाले हिंदू विरोधियों को तुम ही लोग उखाड़ पाए। तो ऐसा कहने वालों की ठठरी बन जाए। दरअसल ये लगभग तकिया कलाम की तरह है धीरेन्द्र शास्त्री का। ठठरी अंतिम यात्रा में इस्तेमाल की जाने वाली लकड़ी के खांचे को कहा जाता है, लेकिन कुछ एक इलाकों में ये लोकोक्ति के तौर पर भी, मुहावरे के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, मसलन बुंदेलखंड। तो अक्सर बाबा अपने विरोधियों की इसी तरह ठठरी बांधते हैं। हाईकोर्ट में यह मामला पहुंचा था। एक वीडियो भी लगातार वायरल है कि हाईकोर्ट के जो जज साहब हैं अग्रवाल साहब, वो जमकर फटकार लगा रहे हैं जो समिति की तरफ से, वनवासी समिति की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे थे इस पूरे मामले को लेकर। हाईकोर्ट में दरअसल 2 तरह के मामले पहुंचे हुए थे। एक आदिवासियों की नाराजगी के मामले पहुंचे थे। एक ये कहा गया कि बाबा ने उन्हें जंगली कहा है, तो ये उनका अपमान है। दूसरा मामला ये पहुंचा था कि ये जो कथा स्थल है ये बड़े देवता का है, जो आदिवासी समाज है उनके आराध्य बड़ा देव है। ये जो जगह है ये बड़ा देव की है। नेहा बग्गा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है बीजेपी से। नेहा जी, एक याचिका लगी थी बालाघाट में बागेश्वर धाम सरकार के कथा वाचन की याचिका को लेकर याचिका लगी थी। अदालत ने इसे खारिज कर दिया। धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि ऐसा कहने वालों की ठठरी बन जाए। आपका रिएक्शन? बात है कि कौन लोग हैं जो बार बार राम कथा पे बैन लगाने की बात करते हैं, राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं, समाज को बांटने का काम करते हैं। वो याचिका भी क्या थी? जिस तरीके से आदिवासियों को हिंदुओं से अलग करने का प्रयास किया जा रहा था, याचिका भी वही थी। नेहा जी, आदिवासियों को हिंदू कब हुए आदिवासी? देखिए, आदिवासी हिंदू नहीं है, ये भी कब हुआ ये भी तो बता दीजिए एक बार। शुरुआत से जितनी जनगणना है अदालतों में मामले पड़े हैं नेहा जी। देखिए, जिस तरीके से समाज को बार बार बांटने का काम विशेष लोग करते हैं और खास तौर पर कांग्रेस पार्टी करती है, ये तो सामने है। और ये याचिका खारिज क्यों हुई? जज साहब ने क्या कहा, वो वीडियो मैंने भी देखा है, जिस तरीके से वो विशेष टिप्पणियां कर रहे थे और जो याचिका लेकर गए थे कॉन्स्टिट्यूशन की, जिस तरीके से बात कर रहे थे। तो ये पहले से होता आया है हमारे देश में कि ध्रुवीकरण की राजनीति के लिए सबको आपस में लड़ा दो,
राम के अस्तित्व पर सवाल उठाओ, हिंदुओं को आतंकवादी बता दो, हिंदुओं को सैफरन टेररिज्म से जोड़ दो और अब राम कथा भी होने से रोकने लगो। जी हाँ नेहा जी बोलिए, हम आपको सुन रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये मुझे लगता है कि जिन लोगों के ये प्रयास थे आज उसकी विजय हुई है और जो बार बार इस प्रकार का कुचक्र रचते थे आज उनकी हार हुई है और ये राम कथा होने से कोई नहीं रोक सकता। राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले भी नहीं रोक सकते, हिंदुओं को बदनाम करने वाले भी नहीं रोक सकते, ISIS बोको हराम से तुलना करने वाले भी नहीं रोक सकते। और कोर्ट की टिप्पणी जिस तरीके से है, कोर्ट ने जिस प्रकार का निर्णय लिया, निश्चित तौर पर मैं धन्यवाद। और ये जो याचिका दायर करने वाले हैं उनका कहना है दो बातों को लेकर नाराजगी। एक तो बाबा ने उन्हें जंगली कहा, दूसरा उनका तर्क ये भी है कि अगर इस इलाके में कोई आयोजन होना है तो ग्राम सभा की परमिशन होनी चाहिए। मुख्यमंत्री खुद इस बात पेशा कानून लागू करने के बाद आप लोगों ने बाकायदा एक इनिशिएटिव चलाया था, एक इनिशिएटिव लिया था कि जाकर आप समझा भी रहे थे। इस तरह की कोई परमिशन नहीं ली गई, ये भी कहा गया। नहीं देखिए, वहां पर किस प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन से क्या बातचीत हुई है मुझे जानकारी नहीं है जी। मगर दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि राम कथा पर रोक क्यों लगवाना चाहते थे, कौन वो लोग थे, ये बाहर आने की आवश्यकता है जी। जो याचिका करता थे उसका स्पष्टीकरण नहीं था। समस्त आदिवासी समाज की ओर से याचिका लगाने जा रहे थे पर ऐसा कोई बोर्ड, ऐसा कोई अधिकृत लेटर हेड कुछ भी उपलब्ध नहीं था। तो ये स्पष्ट दिखाई देता है कि ये पीछे से कहीं पे उनको ये आगे किया गया था और कोई तथ्य नहीं थे। निश्चित तौर पर ये जीत है समस्त हिंदू समाज। और नेहा जी जिस बात का जिक्र कर रही हैं, दरअसल लगातार ये सोशल मीडिया पर भी वीडियो सामने है। जज साहब ने पूछा वकील से, उद्दे इनके वकील थे, उनसे पूछा कि आप किस आर्टिकल के तहत ये कह रहे हैं। वकील साहब अपने आप को रिप्रेजेंट कर नहीं पाए। एक तो डांट उन्होंने खाई अपने व्यवहार को लेकर और फिर अग्रवाल साहब ने पूछा कि क्या हाईकोर्ट का वर्डिक्ट आपने देखा है। खैर वापस आते हैं इसी मसले पर। अजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, राम कथा के आयोजन स्थल को लेकर एक याचिका लगी, अदालत ने खारिज कर दी। बाबा कह रहे हैं कि ऐसा करने वालों के खिलाफ, मतलब जो रामकथा के खिलाफ है या इस तरह के आयोजन के खिलाफ है, उनकी ठठरी बन जाए। आपका रिएक्शन? देखिए, जिस तरह से हाईकोर्ट का निर्णय आया है, हाईकोर्ट का निर्णय सभी के लिए बंधनकारी है। इसमें किसी अगर मगर या ऑप्शन का सवाल नहीं है। अगर कोई भी इस तरह का याचिका लेके गए तो याचिकाकर्ताओं को अपना तथ्य रखना था और हाईकोर्ट ने जो निर्णय लिया है उसका सभी को पालन करना चाहिए और सरकार व्यवस्था करे कि कानून व्यवस्था का सही पालन हो, सुरक्षा व्यवस्थाएं सही हो और आयोजन सही तरीके से हो सके। कांग्रेस पार्टी इन मामलों में कोई राजनीति नहीं देखती है। जी जी, चलिए नेहा जी, अजय जी मैं आपको रोकना चाह रहा हूं दरअसल, और एक और महत्वपूर्ण मसला आ गया, प्लीज आप दोनों बने रहिएगा। पश्चिम बंगाल के कांग्रेस नेता सांसद अधीर रंजन चौधरी अपने बयानों को लेकर वो विवादों में रहते हैं और एक बार फिर अपने बयानों को लेकर वो विवादों में घिर गए हैं। अधीर रंजन ने पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। 2000 रुपए के नोट पर लिए गए फैसले पर उनका ये कहना है, इसी पर वो बोल रहे थे और इसी दौरान उन्होंने विवादित बयान दे दिया। इससे पहले राष्ट्रपति पर विवादित बयान, प्रधानमंत्री मोदी पर भी विवादित टिप्पणी, राष्ट्रपति मुर्मू को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि टंग ऑफ स्लिप था, लेकिन कांग्रेस को काफी नुकसान हुआ। अधीर रंजन ने इसको लेकर माफी भी मांगी थी। और नेहा जी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। नेहा जी, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी फिर आपके निशाने पर। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी की पुरानी परंपरा है और मुझे लगता है कि अधीर रंजन चौधरी जी के तो ये व्यवहार में ही शामिल है। राष्ट्रपति जी को किस तरीके से राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित किया था ये हमारे सामने है और पूर्व में इस प्रकार की अधीर रंजन चौधरी जी की कई सारी टिप्पणियां हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में जो टिप्पणी करी है वो भी सामने है। तो एक बात निश्चित तौर पर तय है कि अधीर रंजन जी जो बार बार कभी भाषा के पीछे छुप जाते हैं बोलने के बाद, कभी किसी और हिंदी भाषी नहीं है ये कहकर बचने का प्रयास करते हैं, ये जानबूझकर किया जाता है। और जिस तरीके से वो टिप्पणियां करते हैं वो बेहद ही आपत्तिजनक है और कांग्रेस पार्टी को मुझे लगता है कि इन पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री देश के हैं, प्रधानमंत्री एक दल के नहीं है। जिस प्रकार से राष्ट्रपति जी संपूर्ण देश की हैं, एक दल की नहीं थी। पूर्व में भी कांग्रेस ने इस प्रकार का काम नहीं करवाया उनसे
और अब भी कांग्रेस पार्टी चुप है, तो इससे समझ में आता है कि कहीं ना कहीं ऊपर से इशारा है, कहीं ना कहीं गांधी परिवार के इशारे पे वो बार बार इस प्रकार की हरकत करते। चलिए, अजय जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अजय जी, वजह क्या है? अधीर रंजन चौधरी और ये कोई एक बयान हो, एक बार टंग ऑफ स्लिप हो, ये बयानों के सिलसिले हैं। क्या वाकई नेहा जी जैसा कह रही हैं कि ये भी एक रणनीति है? जी अजय जी। देखिए ललित जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देश को बताना चाहिए कि आदिवासी वर्ग की महिला राष्ट्रपति को उनके अधिकार से वंचित क्यों किया जा रहा है, संसद का उद्घाटन क्यों नहीं करने दे रहे हैं। मोदी जी को ऐसी कौन सी प्यास है, भूख है प्रचार की, जो महिला राष्ट्रपति जो आदिवासी वर्ग से बनी है उनके सम्मान के खिलाफ जाके काम कर रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का ये दोहरा रवैया, दोहरा चरित्र देश देख रहा है। भाजपा के इस दोहरे चरित्र के लिए हमें कोई जवाब नहीं देना है। भारतीय जनता पार्टी आदिवासी विरोधी है, महिला विरोधी है, केवल और केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए इन वर्गों को आगे करते हैं, कभी उन्हें अधिकार और सम्मान नहीं दे सकते। इसीलिए संसद के उद्घाटन का अधिकार मोदी जी ने राष्ट्रपति जी को नहीं मिलने दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी आपका। नेहा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।